हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं रिडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यू जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज। राइट, तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए। राइट, और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, फार्मूला मैराथन और साथ ही टॉप पीवाईक्यूज भी लेकर आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है। ग्रेट, चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare a 450 ml stock solution. Okay, what volume in ml of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? तो पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि डीआयनाइज्ड वाटर का मतलब क्या हुआ। कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर, बस इतना सा मतलब है, यानी कि यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, बस इतना सा ही मतलब था इसका। जनाब पहले केस में क्या है, 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे हम और इसमें क्या है, 450 ml है। 450 ml क्या है जनाब, OH निगेटिव। क्या कंसंट्रेशन दी हुई है, नहीं, बट कुछ तो कंसंट्रेशन होगी, OH निगेटिव भी ठीक है। और बाद में क्या हो रहा है, 500 ml सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ना, 500, यस जनाब, 500 ml सॉल्यूशन बन रहा है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना जनाब। 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare a 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन। यस, दिखाया गया आपको 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन है और वहां पर NaOH है। ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। What volume of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? यानी कि इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है, तो एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी, जो कुछ भी बदलेगा बदलेगा, बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी। क्या कांस्टेंट रहेगी बताइए, सोचिए जनाब, क्या कांस्टेंट रहेगी। OH निगेटिव के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। राइट, OH निगेटिव के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जनाब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ही तो आप यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH निगेटिव विल बी कांस्टेंट। सही है, अगर ये कांस्टेंट रहेंगे तो जनाब आसान हो चुका होगा अभी आपके लिए। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है आपने। तो N1 इक्वल टू N2, यहाँ पर जो मोल्स हैं OH के वही यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, अब मोलैरिटी इनटू क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। M2 इंटू V2 करेंगे, यस जनाब करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, यानी कि V1 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, V1 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो M1 बोले तो मोलैरिटी के लिए क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है ना, ये होता है। तो यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोले तो सॉल्यूट क्या है, NaOH। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जनाब वेट कितना है, 5 ग्राम है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, NaOH का यहाँ पर लिखा हुआ है, NaOH आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, 23 + 16 + 1 दैट इज 40। ये आपने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है ना। अब नीचे लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 450 ml, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है लीटर में। राइट, 450 ml है तो लीटर में लिखने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस जनाब, अब ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। V1 आपको पता करना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होते हुए ही आगे बढ़ना है, आगे बढ़े। M2 क्या है जनाब, 0.1। ओके, 0.1 M2 है। V2 क्या है, 500 ml। तो यहाँ पर हम ml अगर रख रहे हैं तो V1 भी ml में ही आने वाला है। ml में ही पूछा गया है ना, यस जनाब ml में ही पूछा गया है, तो बहुत अच्छी बात। चलिए सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 आने वाला है नीचे, ऐसे अलग हो जाएगा। राइट, और एक 0 यहाँ से लेके आएंगे, एक 0 यहाँ से चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, तो इस तरफ कुछ बचा ही नहीं। ओके, तो V1 ये क्या आ चुका है, इरेजर नहीं आनी है अभी। V1 और भी आप 0 हटा सकते हैं, ये जनाब यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ। दैट मीन्स V1 इक्वल टू 4 × 45, ये जनाब होने वाला 45, 90, 180। राइट, 180 ml करेक्ट आंसर हो जाएगा। ml में ही पूछा गया था, तो ये जनाब यहाँ पर आप 180 लिख देंगे। इस वाले पेन से हम लिखेंगे ताकि आपको दिखाई भी दे।
180 ml इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव कांस्टेंट होने वाले हैं। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है, इसको रफ करते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 24 जनवरी शिफ्ट 2 में, ठीक है। पढ़िए, यहाँ पर डिप्रोटोनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो डिप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, चलिए जनाब आपको स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा यहाँ पर। डिप्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन बोले तो डिप्रोटोनेशन, हिंदी वाली इंग्लिश लिखेंगे हम ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी लैंग्वेज का यूज करना है। तो यस जनाब, यहाँ पर हम लिखेंगे डिप्रोटोनेशन मतलब अगर हम बेस ले आए, यानी कि एक मान लीजिए बेस क्या ले आए, OH नेगेटिव, अगर हम OH नेगेटिव बेस ले आए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है, फिर भी अगर हम बेस ले आए, लिखना तो पड़ेगा, अगर हम बेस ब्रैकेट में लिख देते हैं OH नेगेटिव ले आए, तो वो कितनी जल्दी H निकाल कर कार्बन पर निगेटिव बना देगा, राइट। ये मतलब होता है डिप्रोटोनेशन का, बना देगा। आपसे क्या पूछा गया है, विच विल अंडरगो डिप्रोटोनेशन मोस्ट रेडली। मोस्ट रेडली का मतलब क्या हुआ, इतना ज्यादा स्टेबल बनने वाला है कार्बन आयन, निगेटिव छूटेगा ना, तो कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल, कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी तेज प्रोटोनेशन होने वाला है, उतनी फास्ट प्रोटोनेशन। बढ़िया है, ये छोटी छोटी बातें अगर आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट होंगी तो बहुत ही जलवे होने वाले हैं आपके। यस जनाब, जलवे होने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें नोट रहेंगी। अब आप H+ कहाँ से निकालेंगे बताइए, यहाँ से, ये 2 H आपको दिखाई दे रहे हैं, यस देने चाहिए, यहाँ पर भी 2 H आपको दिखाई देने चाहिए, और यहाँ पर भी 2 H आपको दिखाई देने चाहिए। और जनाब अब पेन बदला जाएगा, ये CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, क्या काम है इसका, इलेक्ट्रॉन देना, इसका एक काम है इलेक्ट्रॉन देना, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जनाब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है, बट बहुत ध्यान से देखना है, पेन रख दीजिए सामने, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राइट, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन होता है ना, यस ऑक्सीजन होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन पर आ जाने वाला है डेल नेगेटिव एंड इस कार्बन पर आ जाने वाला है डेल पॉजिटिव। आएगा या नहीं आएगा, आएगा जनाब आएगा। और ये H+ दिखा दिया आपको, समझ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से H+ जाएगा तो निगेटिव बन जाने वाला है, अब निगेटिव बना लेंगे हम। जो जो किया जा रहा है ना वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, निगेटिव, राइट, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव, ठीक है। समझते हैं अब, निगेटिव सिंगल डबल, कुछ याद आया, निगेटिव सिंगल डबल, थोड़ा सा जूम किया जाएगा, जूम हुआ नहीं जनाब, हो जाना चाहिए, यस हो चुका है। निगेटिव सिंगल डबल यानी कि जनाब इस तरीके से कंजुगेशन होने वाली है, इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, यानी कि यहाँ पर है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यहाँ पर क्या है, ए में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाने वाली है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। हालांकि ये CH3 थोड़ा थोड़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये डेल पॉजिटिव को थोड़ा थोड़ा हैम्पर कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CH3 ग्रुप जो है, कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, रेड पेन से लिखेंगे, CH3 ग्रुप डेल पॉजिटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव को थोड़ा थोड़ा हैम्पर कर रहा है, राइट, कार्बन पर डेल पॉजिटिव को हैम्पर कर रहा है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका है आपको, बहुत अच्छी बात है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल आने चाहिए। जो यहाँ पर मैंने समझाया वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव को हैम्पर करेगा क्योंकि यहाँ पर CH3 है, ओके। बट एक्सटेंडेड कंजुगेशन आपको याद रखना है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है इसकी, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, लोन पेयर देखते हैं, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ना, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देना चाहिए। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, अब ये लोन पेयर जनाब दिक्कतें पैदा करेंगे, MEO ग्रुप जो है इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है,
राइट। लोन पेयर है तो जनाब ये भी कंजुगेशन में जा रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। इस कंजुगेशन की वजह से निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर हम बी वाले को लिखने वाले हैं। बी में क्या लिखना है हमको, MEO ग्रुप की वजह से, MEO ग्रुप नहीं, MEO ग्रुप की रेजोनेंस की वजह से, MEO ग्रुप के रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो रही है। निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो रही है। सही है, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब कुछ समझ आना चाहिए। आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में सारी चीजें नोट हो जानी चाहिए जनाब, इसीलिए लिखा जा रहा है, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट नोट करना है, इंपॉर्टेंस है इन चीजों की। जो यहाँ पर दोनों साइड हो रहा है वो यहाँ पर एक साइड हो रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी, सी वाले की स्टेबिलिटी बी से तो ज्यादा होगी ही होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो रही है OMe की वजह से। आपसे पूछा गया है मोस्ट रेयरली, तो बताइए ए बी सी में सबसे जल्दी कौन रिप्रोटोनेशन रिएक्शन को देने वाला है, बताइए जनाब, बताइए। अभी दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। सबसे तेज कौन देगा, ए देगा ना, क्योंकि ए में क्या है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बट अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो जनाब ऑर्डर क्या होगा, ए देन सी देन बी, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? वीडियो को लाइक कर देना है अभी इसी वक्त। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, राइट। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। द डेंसिटी ऑफ अ मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, अंडरलाइन करिए, जिसका मोलर मास क्या है 24.2 ग्राम मोल, ओके। तो डेंसिटी जनाब ये दी गई है, द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ओहो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, ऑफ 25 ml ऑफ 0.24 मोलर NaOH। तो जनाब मोलरिटी दी गई है एंड वॉल्यूम भी दिया गया है। आपको इससे कुछ समझ आया, बताइए। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझ में आया आपको? उससे पहले यहाँ पर देखते हैं, मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो जाएगा जनाब एक H+ देगा, बस। जैसा कि HCl होता है ना, उसी तरीके से मान लीजिए आप, HCl क्या करता है, एक H+ आयन देता है, तो उसका यही मतलब होता है मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि एक H+ देगा। सही है। अब समझते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन को। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जनाब हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होने वाले हैं, एसिड के भी और बेस के भी। यस, यही मतलब है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का। चलिए ऊपर थोड़ा लिखेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जनाब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लिखें। यस जनाब, एसिड लिखना पड़ेगा क्योंकि HCl दिया नहीं था, हमने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ही बोला था, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। बेस क्या है जनाब, NaOH दिया हुआ है, चलिए NaOH लिख लेंगे हम। सही है, समस्याएं तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आसान सी चीजें आपकी आंखों के सामने से चल रही हैं, ग्रेट। अब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला पता है ना, पता होना चाहिए। क्या होता है जनाब, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर कर सकते हैं हम, मोल्स ऑफ एसिड इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी कि N फैक्टर लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं नहीं? ओके जनाब, ठीक है। अब यहाँ पर NaOH सही है, यानी कि मोल्स ऑफ NaOH इनटू N फैक्टर यहाँ पर भी तो हो जाएगा। ये H आपको दिखाई नहीं दे रहा है अगर, तो चलिए बनाया जाएगा अभी बढ़िया तरीके से। अब दिखाई दिया। अब बताइए जनाब N फैक्टर क्या होगा एसिड का, एक H+ दे रहा है, यानी कि N फैक्टर एसिड के केस में एक आने वाला है, N फैक्टर क्या होगा 1। अब बात करते हैं NaOH की, NaOH क्या देगा, OH निगेटिव देगा, यानी कि एक OH-। सही है। तो जनाब दोनों का ही N फैक्टर 1 हो चुका है, दोनों का ही अगर N फैक्टर 1 हो चुका है तो इसको आसानी से कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब इससे क्या निकल कर आया जनाब, बताइए। यानी कि मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH। अब भी दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर NaOH के मोल्स निकालना आ जाएगा ना, देखिए मोलैरिटी दी हुई है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जनाब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले को याद करिए। सही है, यानी कि NaOH निकाल लेंगे हम और वही इक्वल होने वाले हैं N एसिड के, ठीक है। तो मोल्स ऑफ एसिड करते हैं, सॉरी मोल्स ऑफ NaOH करेंगे हम। मोल्स ऑफ NaOH के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बताइए दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, मोलैरिटी क्या होने वाली है 0.24, राइट। वॉल्यूम क्या है 25, इससे जनाब क्या आ जाएगा मोल्स। बट अगर हम वेट पता करना चाहें तो जनाब वेट भी तो पता कर सकते हैं। मास ऑफ, चलिए इसको पहले तो मोल्स ही इक्वल कर लेंगे, बाद में आते हैं। तो मोल्स क्या होने वाले हैं, मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 10 25 दूनी 50 10 60, 2 पॉइंट के बाद जीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, तो यस जनाब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 6 मिल जाने वाला है। सही है ना। तो मोल्स कितने आ गए हैं, मोल्स नहीं जनाब, ये होने वाले हैं मिली मोल्स, राइट। क्यों, क्योंकि जनाब यहाँ पर ml में है ना, वॉल्यूम लीटर में होता है मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पर है ml में, इसका मतलब मोल्स नहीं मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जितने मोल्स NaOH के हैं उतने ही मोल्स तो एसिड के भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे डेंसिटी, देखिए हमें डेंसिटी बताई गई है, समझना है हमको, डेंसिटी बताई गई है, वॉल्यूम पूछा गया है, फॉर्मूला क्लिक कर रहा है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया है, डेंसिटी बताई गई है। अगर हम मास कहीं से पता कर लें तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जनाब, बिल्कुल हो जाएगा। तो जनाब मास ऑफ एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ एसिड इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो अगर मास ऑफ एसिड आपको पता करना है ना, मास ऑफ एसिड पता करना है ना, तो क्या करेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स कितने हैं 6, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको, कहां पर है, ये है 24.2, 24.2, समस्याएं तो नहीं है ना। देखिए मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड उसी का है मोलर मास, ग्रेट। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि चलिए बता देते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है या नहीं लग सकता है, बोलिए बोलिए, बिल्कुल लग सकता है। अगर हमको डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो कहीं से भी अगर मास का जुगाड़ हो जाए, दैट इज वेट, तो जनाब हम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो यहाँ से ही होगा मास का जुगाड़। चलिए 6 इंटू 24.2 जनाब क्या होने वाला है, 6 दूनी 12, एक लग जाएगा, 6 चौक 24 1 25, यानी कि 2 6 दूनी 12 2 14, सही है। 145.2 सही आंसर हो जाने वाला है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, जनाब वॉल्यूम ऐसे करते हैं, मास क्या है 145.2, डेंसिटी क्या है, चलिए डेंसिटी देख लेते हैं 1.21 है, ओके जनाब 1.21 है, सही है, यस 1.2 है। इसको सॉल्व करेंगे, यस हमारा सही आंसर हमारे सामने होगा। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है ऊपर, 1 डिजिट के बाद, यानी कि ये दोनों पॉइंट हटाकर हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब 121 एक जाएगा, ओके ऐसे करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहने वाली है। 145.201 से जाएगा तो 121 आएगा, देन 24 बचने वाला है, 2 से जाने वाला है, यानी कि 12 24, ओके सॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, 242 आएगा और लास्ट में एक जीरो आ जाने वाला है। 120 आपका सही आंसर होगा, बट आपसे किसमें पूछा गया है 10 टू द पावर -2 ml, 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है और ml भी लिखा गया है। ओके तो जनाब यहाँ पर कुछ तो गलती हुई है, 120, क्योंकि 10 टू द पावर -2 है, तो जनाब यहाँ पर क्या कुछ गलती हुई है, मिली मोल्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, सही है ना। क्यों करना पड़ जाएगा, क्योंकि जनाब हमें ग्राम चाहिए, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर ग्राम, यानी कि ग्राम्स के लिए हमको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 यहाँ पर भी आप लिखेंगे। ओके तो जनाब आंसर आने वाला है 120 इंटू 10 टू द पावर -3, सही है, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया है, 120 आ चुका है, 10 टू द पावर -3 बाहर था तो वो रहेगा, एंड यस अब हम 10 टू द पावर -2 कर सकते हैं। 10 टू द पावर -3 को अगर 10 टू द पावर -2 रखा जाएगा तो एक जीरो बाहर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, और वो जीरो जनाब इसको खत्म कर देगा, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखा जा सकता है ml, यस जनाब ml होना चाहिए, ग्राम ml एक ही तरीके से यूनिट जा रही हैं, तो यस 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 यहाँ पर हम 12 लिख देंगे और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जनाब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, सही है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता था तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, एंड ये है थ्योरेटिकल टाइप। ओके एन इंडिकेटर एक्स, ओके कोई इंडिकेटर है एक्स, is used for studying the effect of variation in concentration of iodide
ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद H2O2 एट रूम टेम्परेचर। कुछ कुछ क्लिक करा या नहीं करा? आयोडाइड आयन किससे रिएक्ट कर रहा है? H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एट रूम टेम्परेचर। ओके, सुनना है, ध्यान से सुनना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। द इंडिकेटर एक्स फॉर्म्स ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ओहो, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है विद कंपाउंड ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। द इंडिकेटर एक्स एंड कंपाउंड ए रिस्पेक्टिवली। इंडिकेटर एक्स आपसे पूछा गया है एंड कंपाउंड ए पूछा गया है, ठीक है। क्या आपने स्टार्च टेस्ट के बारे में सुना है? बोलिए, सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है जनाब, हम सुनाते हैं, सुनिए। कहानी है एक, आपके पास आलू है, आलू बोले तो पोटैटो, राइट, जो आजकल बहुत महंगे चल रहे हैं, या है ठीक है, महंगे होने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पोटैटो, उसके ऊपर जैसे ही आप आयोडीन डालते हैं ना, तो क्या होता है? ब्लू ब्लू कलर आने लगता है, और ज़्यादा आयोडीन डालेंगे तो और ज़्यादा ब्लू आने लगेगा, डार्क ब्लू तक पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? पोटैटो में ऐसा क्या होता है कि कलर, यानी कि आपको कौन सा कलर मिलने वाला है? ब्लू कलर। ऐसा क्या है पोटैटो में जिससे कि आपको ब्लू कलर मिल रहा है? जनाब वही है स्टार्च। जब I2 रिएक्शन करता है स्टार्च के साथ तो ही आपको मिलता है ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। इसको हम थोड़ा सा सही से लिखेंगे, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, सही है, समझ आया। और इसकी रिएक्शन क्या होती है जनाब? I नेगेटिव प्लस H2O2, इस तरीके से आप रिएक्शन करवाते हैं इसकी, राइट जनाब। I2 एंड H2O जैसा बन जाएगा, ग्रेट। अब ये जो H2O2 आप देख पा रहे हैं, ये कुछ खास नहीं, इसका काम है ऑक्सीडाइज करने का, यानी कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। स्पेलिंग में थोड़ी सी समस्याएं हैं जो सही कर ली जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है एंड स्टार्च जनाब है इंडिकेटर, सही है। स्टार्च इंडिकेटर है, तभी तो जनाब ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। इससे हम समझ पाएंगे कि स्टार्च है, इसीलिए ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स आया है। तो यस जनाब, आइए वापस से क्वेश्चन पर आइए। आपसे पूछा गया है इंडिकेटर एक्स, तो इंडिकेटर एक्स है जनाब स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 नहीं होंगे, ग्रेट। कंपाउंड ए जनाब क्या होने वाला है? बहुत ध्यान से देखना है हमको। स्टार्च, आयोडीन या H2O2, ऑब्वियसली आयोडीन या H2O2 में से ही कुछ होने वाला है। तो H2O2 का कोई खास काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करने के लिए आया हुआ है। तो कंपाउंड ए क्या होगा? आयोडीन, ऑब्वियसली लिखा हुआ है द इंडिकेटर एक्स फॉर्म्स ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद कंपाउंड ए। ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो इंडिकेटर है ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? I2 के साथ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आयोडीन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया लगा? ये टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टार्च टेस्ट में ही हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ओहो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज यहाँ पर भी आ गया है। NaOH ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 0.69 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम विद वाटर इज, तो यहाँ पर भी आपसे वॉल्यूम ही पूछा गया है। ये सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटालिक सोडियम रिएक्ट विद वाटर। तो जनाब अगर Na रिएक्ट करने वाला है वाटर के साथ तो H2O के साथ, यानी कि NaOH बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ना, सिंपल सी रिएक्शन है। और क्या लिखा? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ओहो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ओके HCl और NaOH ये दोनों कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होने वाले हैं, सही है। इसको यहाँ पर होल्ड पे रखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आना चाहिए जनाब, बता कर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। N एसिड इनटू वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर NHCl लिखेंगे इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी कि N फैक्टर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, N फैक्टर, और NaOH इनटू N फैक्टर, सही है। अब बताइए जनाब N फैक्टर क्या होने वाला है दोनों में ही? अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना तो जाइए बेसिक क्लासेस पढ़ करवाइए, ऐसे फालतू में बैठने का कोई मतलब बनेगा नहीं। HCl का N फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है जनाब? ये H प्लस देता है, और NaOH का भी N फैक्टर 1 ही होता है, क्योंकि ये सिंगल OH निगेटिव देता है। N फैक्टर 1 है, दोनों में ही सेम है, तो इसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जनाब यहाँ पर भी मोल्स इक्वल हो जाने वाले हैं HCl एंड NaOH के। HCl इज इक्वल टू NaOH, सही है ना? समझ आ रही चीजें? बिल्कुल आनी चाहिए। अगर ये आ गया तो जनाब अब इस रिएक्शन पर वापस आइए, कैसे आएंगे?
मोल्स ऑफ HCl कुछ बताया गया है? यस जनाब, यहाँ पर NaOH, देखिए दोबारा से पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइज NaOH ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 0.69 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम, यानी कि मेटालिक सोडियम, सोडियम का वेट कितना है 0.69 ग्राम। तो Na कर लेते हैं, यानी कि सोडियम का हमें मोल्स निकालने हैं। यहाँ पर NaOH है, सोडियम NaOH काफ़ी फर्क है, तो यहाँ से हटा लिया जाएगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। Na यानी कि मास मोल्स ऑफ Na, वेट दिया हुआ है 0.69 ग्राम, मोलर मास Na का कितना होता है 23। जनाब इसके मोल्स आ जाने वाले हैं 23 या 69, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻² आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे बताइए, इसको सॉल्व करेंगे या तो 0.03 आएगा ना, 0.03 को हम 3 इंटू 10⁻² भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वापस आइए, इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में आपके पास Na सोडियम के कितने मोल्स थे, अभी निकाल कर आए हैं ना 0.03 थे, और यहाँ पर 0 होने वाला है, ठीक है। H2O का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है तो उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। फाइनल कंडीशन में क्या होने वाला है, ये 0.03 मोल्स जाने वाले हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ पर 0.03 मोल्स बन जाने वाले हैं। सही है ना, बिल्कुल सही है, वही आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। ग्रेट, हमसे पूछा क्या गया है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ HCl, तो यानी कि आपसे वॉल्यूम ऑफ HCl पूछा गया है, पूछिए। अब वॉल्यूम ऑफ HCl पूछा गया है, आपको मोल्स ऑफ HCl मिल चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं आप, कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर। ओहो, ग्राम पर लीटर क्या है ये, यूनिट पर नजर गई आपकी या नहीं गई? यूनिट पर नजर जानी चाहिए। कौन सा पेन लेकर आएंगे हम, चमकता चमकता ब्लू कलर लेकर आएंगे। ग्राम पर लीटर यानी कि ऊपर होने वाला है वेट, नीचे होने वाला है वॉल्यूम। समझ आया? आया ना, क्योंकि वेट का क्या होता है ग्राम, वॉल्यूम लीटर में हम मीजर करते हैं। ओहो, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। यस जनाब, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी तरीके से दी जाती है। 73 ग्राम पर लीटर, ग्रेट। हमको वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl के लिए हम क्या कर सकते हैं, NHC, ओहो जस्ट अ सेकेंड, NHCl यानी कि मोल्स ऑफ HCl के लिए आपको क्या करना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करना होगा ना। तो वॉल्यूम आपको पता करना है, मोलैरिटी आप पता कर सकते हैं, NHCl आपको दिया हुआ है, तो यस आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम मोलैरिटी को ओपन करके लिखते हैं, यहाँ पर NHCl एज इट इज रहने देते हैं। मोलैरिटी में क्या होने वाला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जनाब यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ओपन करके लिखने वाले हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं अभी नजर आ जाने वाला है आपको। और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, तो वॉल्यूम हम लिख देते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेट बाई वॉल्यूम। ओहो, इसलिए ये सब लिखा हुआ था। यस जनाब, इसीलिए लिखा हुआ था, वेट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर वेट हो जाने वाला है, वॉल्यूम ऑफ HCl, यानी कि सब कुछ इसी के बारे में पूछा गया है, राइट। तो 73 इसका वेट है, वॉल्यूम पर लीटर यानी कि 1 लीटर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है ना, ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू है 73। ओहो, इसकी वैल्यू 73 है। जनाब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्लोरीन का कितना है 35.5, H का तो 1 है, दैट मीन्स 36.5 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36.5 73 यानी कि 2 आ जाने वाला है, राइट। अब ये आपने 2 क्या निकाला है, ये आपने मोलैरिटी निकाली है, दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ आपने मोलैरिटी वाले फॉर्मूले का यूज किया है। यहाँ पर मोलैरिटी वाला फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपने मोलैरिटी निकाली है, अभी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो मोलैरिटी आपने 2 निकाल ली है, तो NHCl एक बार फिर से लिखते हैं हम, NHCl इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। सही है, NHCl आपने क्या निकाला था बताइए, 0.03 था, तो यस इसको 3 इंटू 10⁻² लिखेंगे हम। मोलैरिटी अभी अभी आप निकाल कर आए हैं, 2 होने वाली है, वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, तो क्या कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, 1.5 इंटू 10⁻²। आंसर किसमें पूछा गया है, ml में पूछा गया है, यानी कि 10⁻³ होना चाहिए, दैट मीन्स 15 इंटू 10⁻³ सही हो जाएगा, यानी कि 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, जो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बताइए जनाब कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा है ना। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग तरीके से दी हुई है, हो सकता है आप इसमें उलझ जाएं, उलझना बिल्कुल नहीं है, टू द पॉइंट रहना है, बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। ये रही आपकी रिएक्शन, इनिशियल मोल्स हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोल्स के लिए आपको वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल मोल निकाल लिए गए, उसके बाद ऐसे आप समझ सकते हैं क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों में ही 1 है, तो यस
सेम मोल्स ही होने वाले हैं। अगर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाता तो दिक्कतें होती यानी कि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है फिर। सही है। उसके बाद आपको ये भी पता है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दिया हुआ है, तो उससे आप ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल कर सकते हैं। एंड यस, उससे आपको पता चल गया कि दोनों के ही मोल्स इक्वल होने वाले हैं। तो हमने जो मोल्स निकाले हैं NaOH के, वही मोल्स होने वाले हैं। देखिए NaOH के मोल्स यहाँ से निकल आए हैं ना, तो NaOH के जो भी मोल्स हैं वही मोल्स होने वाले हैं HCl के, यानी कि NHCl के लिए हम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करने वाले हैं। एंड मोलैरिटी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी तरीके से दी हुई है, तो उसको भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। ग्रेट, ये समझ आ रही है ना? बाकी आपको सॉल्यूशन तो करना आता ही है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। हर्ट्जियन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके जनाब, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। भैया ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, और इतनी बार पूछा गया है कि हम भी बताते बताते थक गए हैं, और आप भी बताते बताते अभी सुनते सुनते थक गए होंगे। चलिए, बताना हमको है, सुनना आपको है। पर मैग्नेट बोले तो MnO4 निगेटिव होता है, नहीं होता है? सिंगल अगर निगेटिव है तो उसको हम पर मैग्नेट बोलते हैं। और आपको कई बार बताया गया है कि एसिडिक मीडियम के केस में Mn2+ में कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम के केस में Mn4+ में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल के केस में, या फिर आपको एल्कलाइन भी लिखा हुआ मिल सकता है, और Mn+7 में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपका बेसिक है तो। बताइए यहाँ पर Mn पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7 है ना। Mn की आप x मान लेंगे, -2 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन है तो इसको × 4 करेंगे, इक्वल टू -1 कर देंगे। सही है। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो +7 आ जाने वाली है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि +7 से एसिडिक मीडियम है ना, ये जनाब एसिडिक मीडियम है, तो +7 से +2 बन रहा है, तो चेंज कितने का आया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 5। 7 से 2 हो चुका है, इसका मतलब जनाब 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। एसिडिक मीडियम बोला गया है, ये सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है अब। हर्ट्जियन शिफ्ट 1 में पूछा, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज -I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो जनाब ये रटा हुआ होना चाहिए। KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 में। एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें तो I- से I2 बन जाता है, और न्यूट्रल फैमिली की बात करें तो I- यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है IO3 निगेटिव में। ये सब कुछ आपको रटा हुआ होना चाहिए। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। चलिए, अगर समझने में दिक्कत है तो चलिए हम आपको यहाँ पर रिएक्शन बता देते हैं। एसिडिक रिएक्शन क्या होने वाली है, एसिडिक मीडियम लिख देते हैं। जनाब इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है कि MnO4 की बजाय हम MnO4 निगेटिव लिखने वाले हैं। सही है ना? समस्याएं तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको समस्याएं। ठीक है, MnO4 निगेटिव, और साथ में क्या है I निगेटिव, और जनाब यहाँ पर H+ हम भी बाद में लिखते हैं। देखिए ये हमको रिएक्शन याद है इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आपको अगर याद नहीं होगी तो बैलेंसिंग करनी पड़ जाएगी। अब यहाँ पर बैलेंसिंग हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसके बाद। ओके, MnO4 निगेटिव +7 से +2 में जाना चाहिए, Mn2+, और यहाँ पर जनाब I निगेटिव से I2 हो जाएगा। ठीक है, और जनाब उसके बाद यहाँ पर H2O भी होने वाला है। राइट, अब अगर हमको बैलेंसिंग याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो जनाब याद कर लीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं, बट ठीक है। इसको बैलेंसिंग के लिए आपको यहाँ पर 2+ है ना, तो यहाँ पर 2, देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंसिंग करनी है, कोई और तरीका नहीं लगाना है, अदरवाइज आप फंस के रह जाएंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए, दोनों को 4-5 पॉइंट हमने लिखाए हुए हैं। आपने निश्चित तौर पर अगर अप्रैल 2023 की PY की प्रैक्टिस कर ली है तो हमने वहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि वहां पर आपको बैलेंसिंग पूछी गई थी, इसलिए हमने बहुत ही शिद्दत के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, बट ठीक है यहाँ पर हम बैलेंसिंग कर देते हैं। 2, 10, 16, 2, 5, 8 ऐसे हमने याद किया हुआ है। H+ हो जाता है 2, 5, 8, यानी कि 5 और 8 यही होने वाला है ना, 8 दूनी 16, यस जनाब यही होने वाला है, और ये हो चुकी है एसिडिक की रिएक्शन। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल वाली रिएक्शन की, तो उसके लिए ये वाला पेन लेकर आएंगे हम। न्यूट्रल रिएक्शन में क्या होने वाला है, यहाँ पर भी MnO4 निगेटिव होगा, और यहाँ पर I निगेटिव होने वाला है। ठीक है, H+ की चर्चा अभी करते हैं हम, और यहाँ पर MnO2 लिखना चाहें तो आप MnO2 लिख सकते हैं। राइट, MnO2 ही तो लिखना पड़ेगा, और इससे क्या बनता है I निगेटिव से IO3 निगेटिव बन जाता है। राइट, और साथ में जनाब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर OH निगेटिव होता है। राइट, OH निगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। इस थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा है, तो यस जनाब यहाँ पर थोड़ा सा पेन बदल लिया जाएगा, येलो लेकर आते हैं, 2 यहाँ पर होने वाला है।
ओके 2 यहाँ पर भी हो जाएगा 2Mn2 ऐसा ही होता है आई थिंक, यस ऐसी रिएक्शन होती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बैलेंसिंग से कर पाएंगे। ओके 2MnO4 निगेटिव, आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूट्रल में ये ऐसे होने वाला है, I निगेटिव से IO3 निगेटिव, डायरेक्ट याद होना चाहिए, कई बार ये पूछा गया है। ओके तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इसको हमें। 25 ml of an aqueous solution of KCl was found to require 20 ml of 1 molar AgNO3 solution when titrated using K2CrO4 as an indicator। सही है, समझ आया। व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा एफ पूछा गया है KCl सॉल्यूशन का, ठीक है। और KF की वैल्यू आपको दी गई है, 100% आयनाइजेशन मानना है। और जनाब क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन एज 1 ग्राम पर ml। इससे क्या होगा, डेंसिटी अगर 1 है तो इसका मतलब वॉल्यूम एंड मास सेम हो जाने वाला है। कैसे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये मास इक्वल टू वॉल्यूम ही तो होगा, यस ठीक है। समझ आया आपको, बिल्कुल समझ आया। तो जनाब सबसे पहले तो रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी, क्या है रिएक्शन, KCl विद AgNO3, ठीक है जनाब। KCl से थोड़ा और ऊपर कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। KCl along with AgNO3 क्या बनाने वाला है, क्या बनाएगा, KNO2 प्लस AgCl, AgCl लिखेंगे और साथ में KNO2 बनने वाला है। अच्छी बात है जनाब, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अब कि आपको करना क्या है, डेल्टा TF पता करना है, IKF इंटू M मोलैरिटी होता है ना। डेल्टा TF आपको पता करना है, उसके लिए वैंडा फाइटर पता होना चाहिए, KF आपको दिया हुआ है, ग्रेट। मोलैरिटी आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि वैंडा फाइटर KCl का क्या होता है, 2 होता है, यानी कि आपको वैंडा फाइटर पता है, KF की वैल्यू पता है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए सारी जद्दोजहद करनी है। चलिए जनाब करेंगे फिर। और यहाँ पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंस। ओके यहाँ पर जनाब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लिख ली जाए। KCl के बारे में क्या बताया गया है हमको, KCl कहाँ है, ये है जनाब 25 ml है। तो KCl कितना है, 25 ml। AgNO3 के बारे में कुछ बताया गया, यस 20 ml। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये 1 मोलर है, इसकी मोलरिटी कितनी है, 1। ओके तो जनाब इक्विवेलेंस पॉइंट पर मोल्स इक्वल होने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस वायलेंस कैसे लिखा जाएगा, इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस पॉइंट पर मोल्स इक्वल होने वाले हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट पर मोल्स इक्वल होंगे, किसके मोल्स इक्वल होंगे ये भी तो पता होना चाहिए। KCl n मोल्स, ओहो थोड़ा छोटा कर लिया जाए, सेकेंड थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट ठीक है जनाब, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। NKCl यानी कि मोल्स ऑफ KCl इक्वल टू मोल्स ऑफ AgNO3 होना चाहिए। अब ये हमने क्यों लिखा बताइए, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, हम यहाँ से हमको वॉल्यूम ऑफ KCl मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल होने वाले हैं, तो मोल्स के लिए हम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो मोलैरिटी हमको दी गई है AgNO3 की 1 है और वॉल्यूम कितना है 20 ml, यानी कि 20 मिली मोल्स आ जाने वाले हैं। किसके आ जाने वाले हैं 20 मिली मोल्स, AgNO3 के या फिर हम कहें KCl के। ओके 20 मिली मोल्स, यहाँ पर बात KCl की चल रही है तो चलिए KCl के ही हम लिख लेंगे यहाँ पर। कैसे आया है ये तो पता हो ही चुका है आपको, NKCl कितना है जनाब 20 मिली मोल्स। बहुत अच्छी बात है, अगर NKCl हमको मिल चुका है तो और क्या निकाल सकते हैं हम, जनाब आपने NKCl दैट इज मोल्स ऑफ KCl निकाल लिए हैं। मोल्स ऑफ KCl निकाल लिए गए हैं तो जनाब यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल मास ऑफ KCl, मास ऑफ KCl। और KCl क्या है जनाब, सॉल्यूशन ऑफ KCl है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉरी एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स KCl एज अ सॉल्यूट है वहाँ पर, राइट। KCl सॉल्यूट है वाटर में, तभी तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl बन रहा है। तो यानी कि मास ऑफ KCl के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ KCl इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl करना पड़ेगा ना। 20 मिली मोल्स है, दैट मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर -3 ये मोल्स हो जाने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, अदरवाइज आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। कैसे कर रहे हैं हम, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। अब करते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl क्या होता है जनाब, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5।
5, इसको आप ऐड करेंगे तो 74.5 आ जाने वाला है। सही है ना, 9 5 14, यस 74.5 आ जाएगा। ये क्या आया है, वेट ऑफ KCl दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले, 74 यानी कि इसको 75 150 149 आ जाने वाला है। सही है ना, 149 10⁻³ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 10⁻² हो जाएगा, दैट मीन्स 1.49 आ जाने वाला है, तो 10⁻² यहाँ पर लगाया जाएगा, यानी कि 1.49 आप इसको लिख सकते हैं। ये क्या आया है, वेट ऑफ KCl या फिर हम बोल दें सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट का वेट हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमको मोलैलिटी पता करनी है, और अगर मोलैलिटी हम तब तक नहीं पता कर पाएंगे जब तक हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा। बताइए, कर सकते हैं पता, नहीं कर सकते हैं, इसलिए जनाब वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया। अब हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जनाब, बिल्कुल मिलेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आसानी से निकल जाए इसके लिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन एज 1 ग्राम पर ml, यानी कि जो वॉल्यूम है वही वेट हो जाने वाला है, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम है। ये समझाया जा चुका है आपको, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो जनाब मोलैरिटी क्या है, सॉरी वॉल्यूम क्या है, 25 ml है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लिखें या फिर आप लिख लें मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही 25 हो जाने वाला है। यहाँ पर हम पेन चेंज करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25 ml, और साथ ही आप क्या लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 25 ग्राम। सही है, इस वाले फॉर्मूले से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ग्रेट, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, कितना है जनाब, 25 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं तो रुकिए, क्वेश्चन खत्म होते ही हम आपको समराइज करने वाले हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होने वाला है, 25 ग्राम्स माइनस सॉल्यूट का वेट क्या आया था, 1.49 ग्राम। 1.49 इसको जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है, 23.51 आएगा। ये आ चुका है मास ऑफ सॉल्वेंट 23.5। ग्रेट, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू ही तुमको होकर गुजरना है। चलिए जनाब, चलिए नीचे आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये। तो डेल्टा TF यहाँ पर लिखते हैं, आई की वैल्यू लिख दें, चलिए थोड़ा सा लिख लेंगे, आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को अब हम ओपन करने वाले हैं, कैसे, मोलैलिटी को क्या क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N सॉल्यूट लिखने वाले हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जनाब सारी की सारी चीज़ों की वैल्यू आपके पास है, फटाफट पुट करिए, आंसर आ जाने वाला है। वेट ऑफ फैक्टर KCl का क्या होगा, 2 होगा, K प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा ना, होगा या नहीं होगा, और डेल्टा TF KCl का ही तो पूछा गया है, K प्लस Cl माइनस यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी, आई वेट ऑफ फैक्टर 2 होने वाला है, KF यहाँ पर FF लिख दिया है हमने, KF होना चाहिए, KF की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, 2 है जनाब KF की वैल्यू। N सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ पर गए जनाब, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 20 इंटू 10⁻³ दिखाई दिया ना, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही तो है KCl, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 20 इंटू 10⁻³, लिखिए लिखिए 20 इंटू 10⁻³ अभी अभी जनाब क्या निकाला है आपने, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23.5, बोलिए यस। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये दोनों जीरो इस 10⁻³ को -1 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आने वाला है, 10⁻1 होगा, नीचे क्या है 235 है। ओके, तो जनाब इसको 800, यस 800 करेंगे, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻³ से हम इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। 10⁻1 10⁻2 10⁻³ हो जाएगा, बट यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी रहने वाली है। 800 235 किससे जाएगा जनाब, 5 लेकर जाते हैं, 5 चक्कू 20, 5 सतह 35 और ऊपर तो 160 आ ही जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 47 160, 5 तियाँ 15, 3 से जाएगा, 3 सतह 21, 3 चक्कू 12 2 14, यहाँ पर 19 आने वाला है, पॉइंट ओके 4, यानी कि 4 से जाने वाला है, सही है, 4 से जाएगा, 4 से 28 के 8 से लग जाएंगे 2, 4 चक्कू 16 2 18, यानी कि 3.4 इंटू 10⁻³ आ जाने वाला है। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 10⁻³ यहाँ पर बन चुका है जनाब इस तरीके से।
इस तरीके से बन जाएगा 10⁻³ 3.4 आया हुआ है। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जनाब कहाँ पूछा गया है, पहले पढ़ लेते हैं केसीएल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली एमएल में ही पूछा जाएगा, तो यस यहाँ पर आप इसको 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जनाब बेहद ही शानदार क्वेश्चन था, इतना बढ़िया क्वेश्चन था कि इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना तो मस्ट बन जाता है। कब पूछ लिया गया था ये? 1 फरवरी शिफ्ट 1 में। दोबारा समझते हैं सब कुछ, पेन रख दीजिए सामने, देखिए सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। आपसे पूछा गया था डेल्टा टीएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ पूछा गया था। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू के एफ इंटू एम। तो आई की वैल्यू यानी कि वेंटा फैक्टर की वैल्यू हमको पता है, के एफ की वैल्यू दी गई है, मोलैलिटी हमको पता करनी है। अब मोलैलिटी में दिक्कत ये आ जाती है कि नीचे पूछा जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता करना पड़ेगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि हम कैसे पता करें? वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ भी बताया नहीं गया है, ना ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बताया गया है, ना ही कुछ बताया गया है सॉल्वेंट के बारे में। तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन और फिर निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाने वाला है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं? देखिए ये कुछ चीजें आपको दी गई हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ग्रेट। ये भी आपको पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर मोल्स इक्वल होने वाले हैं किसके? केसीएल और AgNO3 के, क्योंकि यही तो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मोल्स के लिए आपको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करना होता है, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप करेंगे तो आपको मोल्स ऑफ AgNO3 मिलेंगे, बट उनको आप मोल्स ऑफ KCl बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के मोल्स ही इक्वल होने वाले थे। बात हमें KCl की करनी है क्योंकि हमको KCl का ही डेल्टा टीएफ बताना है। ओके, तो मास ऑफ KCl क्या होगा? KCl सॉल्यूट है ना, तो मास ऑफ KCl क्या होने वाला है? N इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स आपने निकाल लिए हैं, मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जनाब मास आ जाने वाला है, मास ऑफ KCl दैट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास आ चुका है, अब बारी है मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने की। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको ये बड़ी बढ़िया लाइन दी हुई है जिससे कि आसानी रहे होने वाली है। डेंसिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया गया है 25 ml और डेंसिटी 1 है यानी कि 25 ग्राम ही हो जाने वाला है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे आप 25 माइनस 1.49 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो यस 23.59 ग्राम्स मिल जाने वाला है सॉल्वेंट का वेट। अब क्या दिक्कत है? सॉल्वेंट का वेट आ चुका है तो रखिए और ऊपर फटाफट से सॉल्व करिए, ये सब कुछ आप सॉल्व कर लेंगे तो यस आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो 3 के बजाय राउंड ऑफ होके 4 जा सकता है ना। ठीक है, इन सब चीज़ों पर फोकस करके रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 में पूछा गया था, क्या है ये? ओहो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जनाब। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। चलिए असर्शन पढ़ेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH व्हेन फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर द यूज। यस, इसकी कंसंट्रेशन चेक करनी चाहिए यानी कि असर्शन सही हो चुका है। अब चेक क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जनाब KOH अगर आपकी लैब में यानी कि आपकी स्कूल की लैब में अगर KOH काफी टाइम से पड़ा रहेगा तो वो इम्प्योर हो जाता है, इसीलिए हमको पहले चेक कर लेना चाहिए। वो क्या हो जाता है? इम्प्योर। क्यों हो जाता है? क्योंकि जनाब वो CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है। KOH जनाब रिएक्ट कर लेता है CO2 के साथ अगर काफी टाइम से पड़ा हुआ है और वो कन्वर्ट हो जाता है K2CO3 में, राइट? K2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। KOH K2CO3 में कन्वर्ट हो चुका है यानी कि ये हो चुका है इम्प्योर, इसीलिए हमको चेक करना होता है। इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर द यूज। यस, इसलिए हमको चेक करना होता है। यानी कि पहला क्या है? एब्जॉर्बिंग। पहला रीजन आप लिखेंगे एब्जॉर्बिंग ऑफ CO2, एब्जॉर्बिंग ऑफ CO2। और दूसरा भी रीजन है, दूसरा रीजन क्या है जनाब? इवेपोरेशन। इवेपोरेट हो जाता है यानी कि इवेपोरेशन की वजह से भी थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी आ जाती हैं। और थर्ड वन है कंटेमिनेशन। अगर थोड़ी सी गंदगी रहेगी, साफ सफाई नहीं है, तब तो समस्याएं रहने ही वाली हैं। हालांकि ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इस वाले के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि KOH प्लस CO2 रिएक्ट करके K2CO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि इम्प्योर होता है। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो आप KOH सोच कर K2CO3 को उठा लेंगे, सही है ना? इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। रीजन क्या है? ऑन एजिंग KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक CO2। यस जनाब, KOH सॉल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑन एजिंग का मतलब काफी टाइम से अगर पड़ा हुआ है तो, यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाना चाहिए। एब्जॉर्बिंग ऑफ CO2 इज द करेक्ट रीजन। चलिए जनाब, आंसर की आ चुकी है। आपने हमारे साथ बैठकर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अंग्रेजी में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट। इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते जाइए, आप बहुत ज़्यादा फायदा पाने वाले हैं, राइट। वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल बताना है जनाब। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, राइट। इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आगे भी आपको मिलता रहेगा, रिवीजन सीरीज, फार्मूला मैराथन एंड टॉप पीवाईक्यूज भी आने वाले हैं, तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर और भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनाब, साइड में देखिए आपको रिडॉक्स की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, वहां पर क्लिक करिए, काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है, सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।